दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो हमेशा की तरह हमारे मुंबई के सहयोगी संदेश ने ढूंढ के लाई है बहुत मुश्किल से, जिसमें अंडरवर्ल्ड के जो गवली गैंग के अंदर के सोर्सेस जो दगड़ी चाल के जो आज भी जिंदा हैं, बहुत कम लोग बचे हैं, उनके हवाले से ये खबर बाहर आई है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और कुछ अहम लेसन हैं जो हमें ये बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड काम कैसे करता था, डॉन लोग अपने लोगों को संभालते कैसे थे। वो बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर चलेंगे संतोष के पास, संदेश के पास। ये कहानी संतोष की है, जो एक ज़माने में गोल्डन गैंग के मुखिया बाबिया खोपड़े का खास हुआ करता था। बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में। बाबिया खोपड़े, रमा नायक, गुरु साटम, ये लोगों का बहुत नाम था शुरुआती दिनों में। तभी गैंग के नाम भी ऐसे होते थे, कोबरा गैंग, गोल्डन गैंग, बीआरए गैंग, इस किस्म के नाम। कोबरा गैंग शशि राशम, उसके ऊपर हमने एपिसोड बनाए, आपने सुने। तो ये शुरुआती दिनों के गैंग थे, बहुत अच्छे नाम लगते थे। इसको गोल्डन गैंग इसीलिए कहते थे कि बाबिया खोपड़े और उसके गैंगस्टर जो थे सोना बहुत पहनते थे। और बाबिया खोपड़े बहुत से काम करता था, जिनमें से एक काम था वर्करों की समस्याओं को लेके। मैनेजमेंट और वर्कर का जो झगड़ा होता था फैक्ट्रीज में, मिल्स में, ज़्यादा करके कपड़े की मिल होती थी, वहाँ पे मैन पावर सप्लाई करता था। 200-250 छोकरे रखे होते थे, कहीं स्ट्राइक करवानी है या कहीं तोड़वानी है, तो पैसा लेके ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम करता था। और बाकी हफ्ता वसूली ये वो तो चलता ही था। और ये ऑपरेट करता था NM जोशी मार्ग के ऊपर, जो सन मिल कंपाउंड है। पुराने ज़माने की बहुत बड़ी मिल थी, बाद में कुछ बंद पड़ गई थी। और वहीं पे एक कस्टम का मॉडर्न वेयर हाउस भी था, उसका मैंने जिक्र किया था। उसी कंपाउंड में बाद में मिड डे अखबार जो मुंबई का है उसका दफ्तर भी बना। और कुछ समय के बाद वो मिल के बाहर मेन रोड पे जी न्यूज़ का ऑफिस भी बना। खैर, बहुत बिजी एरिया बन गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो वहीं से ऑपरेट करता था ये बाबिया खोपड़े। इसके साथ काम करता था ये लड़का संतोष, जिसकी कहानी आज संदेश हमारे यहाँ में सुनाने जा रहा। इसमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि किसी काम को लेकर संतोष जो था उसकी बेइज्जती कर दी जाती है बाबिया खोपड़े की तरफ से या उसके गैंग की तरफ से। कहा यह भी जाता है कि बाबिया खोपड़े ने संतोष को थप्पड़ मार दिया था। इसी तरह का एक वाकया उसी इलाके में परेल में बहुत साल पहले भी हुआ था, जहाँ पे गुरु साटम के चेले सुरेश मांचेकर ने थप्पड़ मार दिया था गुरु साटम। और वहाँ से भाग के वो मुंबई छोड़ के थाना में हेडक्वार्टर बना लिया और अपना गैंग बना लिया। उसके बाद गुरु साटम बाहर चला गया और उनकी दुश्मनी आगे बढ़ती गई। लेकिन अंत में गुरु साटम तो आज भी है, प्रदेश में कहीं बैठा है, लेकिन सुरेश मांचेकर का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो ये कहानियाँ अंडरवर्ल्ड की हैं। लेकिन इस कहानी में एक और नई बात जो संदेश ने ढूंढी है वो है कि अरुण गवली नए लोगों को कैसे पुचकार के रखता था, प्यार से रखता था। अब संतोष जब बाबिया खोपड़े को छोड़ के आया तो उसके दिल में एक खुन्नस थी कि बाबिया खोपड़े से बदला लेना। अब वो बाबिया खोपड़े के इलाके में जाता तो उसके पुराने साथी इसको पहचान लेते थे, इसलिए अरुण गवली ने अपने दूसरे लोग भेजने शुरू किए बाबिया खोपड़े को मारने के लिए। और साथ के साथ इस संतोष और उसकी फैमिली को रहने के लिए घर दगड़ी चाल के अंदर दे दिया गया। मतलब एक शूटर को अपने कब्जे में रखने के लिए उसके रहने का, ठहरने का, खाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। और ऐसे जब सहूलतें मिलती हैं तो आदमी उम्र भर के लिए आपका गुलाम हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं संतोष के पास। ये पूरी कहानी कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, एनकाउंटर की कंट्रोवर्सी हुई, वो भी आपको संदेश बताएंगे। चलो सुनते हैं पूरे किस्से को लेकर
संदेश का क्या कहना है? दरअसल बात यह है, संतोष आडिवरेकर शुरुआत के टाइम से बाबा खोपड़े की गैंग में काम करता था। ओके। और संतोष आडिवरेकर रहने वाला था वर्ली इलाके का। ओके। तो ये बाबा खोपड़े वगैरह, ये सनमिल कंपाउंड में इनका एरिया था बाबा खोपड़े का। तो जो मिल वालों के यूनियन के वर्कर्स के झगड़े होते, हाँ हाँ। उनमें मैन पावर ये बाबा खोपड़े सप्लाई करता था मिल मालिकों को। ओके। तो उस काम में ये संतोष आडिवलेकर था वहां पे। ओके। तो 88 में एक बात हो गई, संतोष आडिवलेकर का वो बाबा खोपड़े ने या गैंग के किसी आदमी ने इंसल्ट कर दिया ओके। किसी बात को लेकर, तो उनमें झगड़ा हो गया। हाँ। तो उसी साल 88 में संतोष आडिवलेकर बाबा खोपड़े का गैंग छोड़ के दगड़ी चाल में अरुण गवली को उसने ज्वाइन कर लिया। ओके। तो अरुण गवली ने संतोष आडिवलेकर का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े कामों में किया। सबसे पहले तो एक बात यह है कि अरुण गवली ने संतोष आडिवलेकर को दगड़ी चाल में एक घर भी लेके दिया। ओके। और संतोष आडिवलेकर का वो घर और उसकी फैमिली आज भी वहां पे दगड़ी चाल में रहते हैं। ओके। ये उसके एक बच्चे बात। बीवी मतलब? हाँ, उसकी फैमिली आज भी वहीं पे, ओके। संतोष आडिवलेकर की। हाँ। तो अरुण गवली से जुड़ने के बाद ये संतोष आडिवलेकर और बाबा खोपड़े का जो झगड़ा हुआ था 88 में, हाँ। इसकी खुन्नस संतोष आडिवलेकर के मन में थी और वो बाबा खोपड़े से बदला लेना चाहता था अपनी बेइज्जती का। ओके। तो अरुण गवली गैंग के जो लोग थे ना, एक्टिव थे उस टाइम पे, हाँ। उनको साथ में लेकर उस संतोष आडिवलेकर ने बाबा खोपड़े को कई बार मारने की कोशिश की, कई बार प्लानिंग की। ओके। अभी वो बाबा खोपड़े के गैंग में काम कर चुका था, तो बाबा खोपड़े कौन से इलाके में कहाँ बैठता है, कहाँ उसका उठना बैठना, वो सब जानता था। हाँ। तो ये संतोष आडिवलेकर ने गवली गैंग के लोगों के साथ मिलके एक बार वहां पे एक तुलसी बिल्डिंग है हाँ। लोअर परेल के पास, ओके। जहाँ पे तुलसी पाइप रोड भी है। हाँ हाँ। तो उस वक्त उस तुलसी बिल्डिंग में बाबा खोपड़े रहता था। ओके। तो ये संतोष आडिवलेकर और गवली गैंग के लोगों ने एक बार बाबा खोपड़े को वहां जाकर मारने की कोशिश की, ओके। लेकिन और ट्रैप भी लगाया। लेकिन बाबा खोपड़े जो था वो ऊपर बिल्डिंग में बैठा था और बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस था, हाँ। वहां पे बाबा खोपड़े के कई सारे आदमी, कई लड़के बैठे रहते थे। ओके। तो ऐसे 3-4 बार ये संतोष आडिवलेकर और गवली के लोगों ने प्लानिंग की, लेकिन वो बाबा खोपड़े को नहीं मार पाए। ओके। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि बाबा खोपड़े हमारी रेंज से बाहर है, हम उसको नहीं मार पा रहे, तो उसके किसी गैंग के बड़े आदमी या किसी शूटर को मारते। ओके। तो संतोष आडिवलेकर तो बाबा खोपड़े के गैंग के सभी लोगों को पहले से ही जानता था। हाँ। तो इन लोगों ने, संतोष आडिवलेकर और गवली के लोगों ने, एक दिन उसी तुलसी बिल्डिंग के नीचे हाँ। किशोर और देवा नाम के बाबा खोपड़े के गैंग में काम करने वाले 2 सगे भाई थे। ओके। तो वो किशोर और देवा टैक्सी में बैठकर कहीं निकल रहे थे। हाँ। तो ये गवली गैंग के लोगों ने उन लोगों को मारने का सोचा, लेकिन गवली के जो शूटर उनको मारने गए थे, हाँ। उनको पता नहीं था कि ये दोनों सगे भाई है। उसमें संतोष नहीं था उस समय? संतोष नहीं गया था, क्योंकि वो बाबा खोपड़े के गैंग के जो लोग थे ना, हाँ। वो संतोष को पहचान लेते। ओके। ओके, ठीक है। तो संतोष का बदला लेने के लिए गवली गैंग के कुछ लोग गए थे। ओके। तो उनको लगा कि ये जो टैक्सी में 2 लोग बैठे हैं, हाँ। उसमें से एक आदमी बाबा खोपड़े के लिए काम करता है, जबकि दूसरा टैक्सी ड्राइवर है। ओके। तो उन्होंने टैक्सी में पीछे जो आदमी बैठा था बाबा खोपड़े का, जिसका नाम था किशोर, ओके। उसको गोली मार दी। और बाद में उन्होंने वो टैक्सी चलाने वाले को भी गोली मार दी, ये सोचकर कि ये ड्राइवर है, ये विटनेस नहीं होना चाहिए। ओके। और बाद में पता चला कि वो दोनों सगे भाई थे और दोनों बाबा खोपड़े के लिए काम करते थे। ओ। हाँ, तो इस तरह से संतोष आडिवलेकर ने अपनी दुश्मनी बाबा खोपड़े से निकालने के लिए कई बार कोशिश की। उसके बाद अरुण गवली के लिए संतोष आडिवलेकर ने बहुत सारे काम किए, जिसमें शुरुआत में सबसे पहले रज्जी को मारना, हाँ। उसके बाद 92 में इब्राहिम पार्कर का मर्डर, हाँ। उसमें भी संतोष आडिवलेकर था। ओके। उसके बाद संतोष आडिवलेकर ने अरुण गवली के लिए एक सबसे बड़ा जो काम किया, वो था बिल्डर मनीष शाह की हत्या। हाँ। बिल्डर मनीष शाह की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ध्रुव बिल्डर्स के नाम से, मलबार हिल में। हाँ हाँ, ये एपिसोड हमने बनाया भी था, आपको याद होगा। जी हाँ। हाँ। तो उससे वो गवली गैंग के लोग मनीष शाह से फिरौती मांग रहे थे। हाँ। तो जब उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया, फिरौती देने में लेट कर दिया, तो जहाँ मनीष शाह की ऑफिस है ना मलबार हिल में, हाँ। उसके सामने एक बस स्टॉप है रोड के दूसरी तरफ। हाँ। तो इस संतोष आडिवलेकर ने उनका बहुत टाइम तक सुबह से वहां वेट किया, और जब वो अपने ऑफिस की तरफ जाने लगे तो 455 बोर के रिवॉल्वर से मनीष शाह को संतोष आडिवलेकर ने मार दिया। ओके।
अच्छा, इस घटना के बाद क्या है, संतोष आडिवलेकर जो था ना, हाँ। उसको एब्सकॉन्ड घोषित कर दिया, फरारी घोषित कर दिया गया पुलिस की तरफ से। ओके। बहुत दिनों तक वो मिल नहीं रहा था। हाँ। हमारे सोर्सेस का ये कहना है कि उस वक्त संतोष आडिवलेकर हाँ। गवली गैंग के एक आदमी को साथ में लेके परेल के एक हॉस्पिटल में जानबूझकर एडमिट हो गया था, ओके। अपने आप को छुपा के रखने के लिए। हाँ। किसी दूसरी छोटे बात, मोटे हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, किसी में। ये प्राइवेट किस्म के किसी हॉस्पिटल में। हाँ। तो दूसरी बात ये थी, ये जब उस हॉस्पिटल में था तो हथियारों के साथ था, इसके पास एक बैग था हाँ। जिसमें पिस्टल रिवॉल्वर वगैरह रखे हुए थे। ओके। अच्छा, जब ये उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, तो उस हॉस्पिटल में इसको पैसे पहुंचाना, खाने पीने का टिफिन पहुंचाना, इसके लिए दगड़ी चाल से लड़के आते थे, ओके। और टिफिन और पैसा वगैरह इसको पहुंचाने के लिए। हाँ। तो विजय सालस्कर जो थे क्राइम ब्रांच से, वो इस संतोष आडिवलेकर को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। हाँ। तो इनको कहीं से पता चला कि वो हॉस्पिटल में इस तरह से एडमिट हुआ है। हाँ। तो जो लड़के इसके लिए टिफिन और पैसा लेकर आते थे ना दगड़ी चाल से, हाँ। उन्हीं में से किसी एक लड़के को विजय सालस्कर ने खबर देने के लिए अपनी तरफ कर लिया। ओके। तो बाद में एक दिन विजय सालस्कर को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये संतोष आडिवलेकर उस हॉस्पिटल से निकल के वर्ली में जाके कहीं रुका है। ओके। तो वर्ली में एक घर के अंदर ये बैठा हुआ था, तो विजय सालस्कर ने इसको एनकाउंटर में मार दिया, टाइटन टाइगर रिवॉल्वर से इसको गोली मार दिया 38 बोर के ओके। उस एनकाउंटर में। अच्छा, इसमें एक बात और ये भी है कि संतोष आडिवलेकर के एनकाउंटर के बारे में पब्लिक डोमेन या न्यूज में जो जानकारी है ना, हाँ। उसमें संतोष आडिवलेकर का एनकाउंटर ईयर 1998 में शिवडी के एक रोड पर रात के वक्त दिखाया गया है। हाँ। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है सर। हाँ। नहीं, वो मालूम क्या हुआ होगा, वो नॉर्मली सालस्कर का ये मोडस ऑपरेंडी था। वो जी आदमी को पकड़ते कहीं थे, इंजर्ड कहीं करते थे, और उसका फाइनल एनकाउंटर कहीं और दिखाते थे, जहाँ पे उनको वो मिल जाए, गवाह मिल जाए, वहाँ नजदीक का हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करने के लिए उनकी मर्जी की रिपोर्ट दे दे। ये जी काफी कुछ होता है। जी तो जी इसलिए ये भी हो सकता है कि इसको यहाँ पे पाँव में गोली गोली मार के कार में, गाड़ी में बैठा के ले गए, और बाद में जब मार भी दिया होगा तो उसकी बॉडी उठा के ले गए और शो किया लेट नाइट को, वो जो खाली रोड थी सिवड़ी की जी डेड जी एंड वाली, वहां पे जाके मार दिया। उस जी जी जगह सर। पे और भी बहुत से एनकाउंटर हुए हैं। वो रोड खत्म हो जाती है, वहां पे आगे भागा नहीं जा सकता, और वहां पे आबादी भी बहुत कम होती है। आबादी बहुत कम होती, तो लेट नाइट रात को मारते थे। जी जी। हाँ, चलिए आगे चलिए, फिर क्या हुआ? फिर तो उसका एनकाउंटर हो गया सर। तो उसकी जो फैमिली है वो दगड़ी चाल में आज भी रहते, उसका घर भी वहीं पे जो अरुण गवली ने उसको लेके दिया था उस वक्त। हाँ। ये संतोष आडिवलेकर की स्टोरी थी सर। ठीक है, ठीक है। तो इतने सालों से उसने सेवा की अरुण गवली की, तो अरुण गवली ने भी उसका ख्याल रखा, फैमिली रखी अपने पास, तो इसका मतलब उनको मदद भी करता होगा अभी तक। हो भी सकता है सर, करता भी होगा। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है संतोष। सो दोस्तों, सुना आपने अंडरवर्ल्ड के बदलते रिश्ते। जो आदमी पहले बाबिया खोपड़े का खास था, बाद में उसकी का दुश्मन बन जाता है, और जो आदमी उसका पहले दुश्मन था उसका दोस्त बन जाता है। जैसे हमने कहा कि अंडरवर्ल्ड में और पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट न दुश्मनियाँ होती हैं न दोस्ती होती। तो इसी किस्म के इंटरेस्टिंग किस्से अंडरवर्ल्ड के निकाल के, जो बातें पहले पब्लिक डोमेन में नहीं आई, कहीं हमारी पहले गलती रही होगी, तो उसको हम जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ठीक कर लेते हैं। हमें कोई इसमें इज्जत का सवाल नहीं लगता, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आता रहता है, कभी किसी किस्म का, कभी किसी किस्म का, लेकिन जब कोई नई अच्छी बात हमारे सामने आती है तो हम वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत से लोग कहते भी हैं कि पहले तो आपने एपिसोड में ये कहा था, वो कहा था। सो दोस्तों, वो पहले की बात थी। उसके बाद और बहुत से नए लोग मिलते हैं जो उन सब हालात को नज़दीक से देखे थे, अच्छी तरह उनको जाना पहचाना था। अब जब वो लोग टच में आए तो उनसे जो असली खबर पता लगी, तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ उसको साझा किया जाए। तो हम अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए बलजीत परमार फॉर यू चैनल, और आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।